हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को हम लोग डिस्कस किए हुए थे। इसके प्रिंसिपल को भी डिस्कस किए थे, इसको कैसे करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे इंडिया के पर्सपेक्टिव में। पिछले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद हमारी जो टॉपिक आती है यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पॉपुलेशन होती क्या है। पॉपुलेशन तो आपको पता होगा कि यदि किसी भी कंट्रीज या स्टेट या किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन पे ह्यूमन यानी कि जो आदमी है उसके इंडिविजुअल को आप काउंट करोगे, इंडिविजुअल में सब कुछ सारे एज ग्रुप वाले को आप काउंट करोगे, जो भी काउंटिंग के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमारी पॉपुलेशन होती है। तो हर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को काउंट करने पे हमारी पॉपुलेशन आती है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो वर्ड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब है सडन राइज इन पॉपुलेशन। ठीक है, सडन राइज इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम पीरियड में यदि पॉपुलेशन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इंडिया में यदि आप देखोगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुई थी, तो आप देखोगे 1951 के बाद 1951 और 1981 के पीरियड को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड। क्योंकि आप देखोगे 1951 की सेंसस में आप देखोगे तो उस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 361 मिलियन पॉपुलेशन थी। लेकिन 1981 में आप देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन 684 मिलियन हो गई थी। तो आप देख सकते हो 30 ईयर्स में भी इंडिया का पॉपुलेशन डबल हो गया था। तो इन सडन ही टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, इस पीरियड को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इंडिया का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड है आप बोल सकते 1951 से 81 का बीच का पीरियड। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को यहाँ पे आप इंडिया में यदि डिवाइड करना चाहते हो कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, तो फेज वन आपको देखने को मिलेगा 1901 से 1920 का। इस पीरियड में स्टेगनेंट ग्रोथ हुई थी, यानी कि पॉपुलेशन ना ही ज़्यादा बढ़ी थी ना ही बहुत कम हुई थी। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग में सेम थे, इसीलिए पॉपुलेशन यहाँ पे स्टेगनेंट था। दूसरी फेज दोस्तों यहाँ पे 1921 से 1951 के बीच की बात करें तो स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहे थे, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ का चार्ट धीमे धीमे बढ़ रहा था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सडन राइज नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मोर्टालिटी रेट में सुधार तो आए थे, लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट में बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि गैप भी नहीं था और थोड़ा ही गैप था, इसलिए यहाँ पे स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहे थे। थर्ड फेज में आप देख सकते हो यहाँ पे 1951 से 1981 के बीच के पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, क्योंकि इसी 30 ईयर्स के पीरियड में पॉपुलेशन हमारा डबल हो गया था। 361 मिलियन से 684 मिलियन हमारा पॉपुलेशन हो गया था। इसके रीजन्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ वाली फेज को 1981 से प्रेजेंट, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड्स ड्यू टू इम्प्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन, ये लेट मैरिज। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो तो है ही, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड्स है। ठीक है, ट्रेंड्स यहाँ पे कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा बेस बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन का, इसलिए ओवरऑल जो हमारे एब्सोल्यूट ग्रोथ है 1981 के बाद भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब 1951 से 81 की बात करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो यहाँ पे एवरेज जो ग्रोथ था दोस्तों 2.21% ईयरली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, यानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रहे थे। इसके रीजन्स आप देख सकते हो कि जो मोर्टालिटी रेट थी उसमें रैपिड फॉल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो गई थी और लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारे इम्प्रूव हो गया था। लेकिन बर्थ रेट हमारा पहले जैसा ही था। तो डेथ रेट में तो कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट हमारा पहले जैसा था। तो डेथ और बर्थ रेट में दोनों में गैप यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको देखने को मिला इस पीरियड में।
इसके बाद हाई फर्टिलिटी रेट ओवरऑल पूरे इंडिया में, और इंटरनेशनल माइग्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा आए हुए थे, क्योंकि उस समय तिब्बत में से एट्रोसिटी हो रही थी चाइना के द्वारा, तो तिब्बतियन इंडिया में आए थे। बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ था 1961 में, उस समय भी आए थे। नेपाल से भी यहाँ पे इंडिया में आते थे, और पाकिस्तान से तो आते ही थे। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन माइग्रेशन भी देखने को मिला, और ओवरऑल हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया इंडिया में। अब देखो, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारी फूड सिक्योरिटी से रिलेशन है कि नहीं है? तो माल्थस की थ्योरी आप देखोगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से फूड इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन रियल लाइफ में भी आप देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो फूड की डिमांड तो बढ़ेगी ही, तो फूड हमारे इनसिक्योरिटी होने लगेगी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और फूड सिक्योरिटी दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने से फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, और फूड की उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होंगी तो फूड हमारी इनसिक्योरिटी हो जाएंगी। वैसे भी दोस्तों इंडिया में मेजर जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी वो हमारी 90% आप देखने को मिलेंगे पॉपुलेशन से रिलेट होती है। ठीक है, यानी कि इंडिया के मेजर जो प्रॉब्लम है, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देख लो या अदर हमारी प्रॉब्लम देख लो, सब हमारी पॉपुलेशन से यहाँ पे रिलेशन आपको जरूर देखने को मिलेंगी। फूड सिक्योरिटी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दोनों ही इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हमारी फूड इनसिक्योरिटी कब हो गई थी? जब हमारी ड्रॉट आई थी 1960 से 70 के बीच में, या ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले हमारी फूड इनसिक्योरिटी हो गई थी। यूएसए भी हमें देने से मना कर रहा था, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पे थी और हमारी फूड उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं फूड सिक्योरिटी होती क्या है। तो फूड सिक्योरिटी की 3 मेजर पिलर हैं, आप बोल सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और एफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का मतलब है पूरे पॉपुलेशन के लिए। देखो, फूड सिक्योरिटी डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। एक इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है, कंट्री के लेवल पे फूड सिक्योरिटी हो सकती है, स्टेट लेवल से, और यहाँ पे लोकल रीजनल लेवल या लोकल लेवल पे भी हमारी हो सकती है। इसके अलावा हाउस होल्ड लेवल पे भी फूड सिक्योरिटी और इंडिविजुअल लेवल पे भी फूड सिक्योरिटी हो सकती है। तो डिफरेंट लेवल की हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी की, और हर लेवल पे यदि फूड सफिशिएंट अवेलेबल है कि नहीं देखेंगे, चेक करेंगे, एक्सेसिबल है कि नहीं और एफोर्डेबल है कि नहीं। इन सारी चीज़ें यदि सारे पॉपुलेशन होंगे ऑल द टाइम, तब हम बोलेंगे फूड सिक्योर है, फूड सिक्योरिटी है। ठीक है, तो यदि इंडिविजुअल लेवल पे यानी कोई भी यदि पर्सन है उसको सफिशिएंट फूड अवेलेबल है उसके पास, और वो एक्सेस भी कर पा रहा है। एक्सेस का मतलब है कि मान लो उसके घर के नज़दीक में फूड उससे मिल जा रहे हैं, पैसे देने से मिल जा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, या एफोर्ड करने का मतलब है यहाँ पे उनके पास सफिशिएंट पैसे हैं कि वो खरीद पाए। तो इन तीनों चीज़ें यदि होंगी ऑल द टाइम, तब हम बोलेंगे फूड सिक्योरिटी। देखो, अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे लोकल लेवल पे सारे प्रोड्यूस हुए ही। ठीक है, ऐसा नहीं है। मान लो इंडिया की कंट्री लेवल की बात करें फूड अवेलेबिलिटी की, तो फूड अवेलेबिलिटी में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी। मान लो पॉपुलेशन को 100 मिलियन टन फूड ग्रेन्स चाहिए, तो यदि इसमें से 100 मिलियन टन में फूड प्रोडक्शन हो रही है और उसके अलावा कमी है तो इंपोर्ट हम कर ले रहे हैं, यह हमारे पास प्रीवियस स्टॉक है। टोटल मिला के यानी फूड प्रोडक्शन, इंपोर्ट और प्रीवियस स्टॉक तीनों मिला के यदि हमारे पास सफिशिएंट फूड अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे हमारी अवेलेबिलिटी वाले जो पिलर है हमारे फुलफिल हो रही है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का मतलब है रीचेबिलिटी टू एवरी पर्सन। मान लो कोई आइसोलेटेड एरिया में रह रहा है, नॉर्थ ईस्ट में किसी एक हिल के टापू पे रह रहा है, और बरसात के दिनों में यहाँ पे कोई भी रोड या रेलवेज यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो रीचेबिलिटी नहीं है। फूड मान लो है दूसरे रीजन पे, मान लो इंडिया के लेवल पे फूड अवेलेबल है, लेकिन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे यदि वो रीचेबल नहीं है तो भी हमारा फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होंगी। तो रीचेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी आपके हाउस होल्ड के नज़दीक में 1-2 किलोमीटर के अंदर आपको फूड अवेलेबल होनी चाहिए। यदि बहुत ही दूर है तो वहाँ पे बहुत लोग जाने से कतराएंगे और भूखे भी सो सकते हैं, तो हमारी फूड सिक्योरिटी वहाँ पे हमारी नहीं होंगी। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब है रीचेबिलिटी टू एवरी पर्सन। एफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि आपके पास सफिशिएंट मनी है कि उस फूड को अवेलेबल कर पाए। जैसे मान लो आप यदि 1 रुपये कमा रहे हो लेकिन फूड आपको 10 रुपये की मिल रही है, तो भले ही आपके नज़दीक में फूड अवेलेबल है लेकिन वो हमारी एफोर्ड आप नहीं कर पाओगे, जिससे कि आप भूखे रह पाओगे, आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं होगी।
ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन के पास इतनी सफिशिएंट मात्रा में इनकम होनी चाहिए कि अफोर्ड कर पाए, एक्सेसिबल हो पाए। यदि मान लो बहुत सारे पैसे भी है आपके पास लेकिन आप वहाँ पे फूड है ही नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही है, तब पर भी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी तीनों ही यदि पिलर होते हैं तो फूड सिक्योरिटी होती है। दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप बोल सकते हो कि हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, सफिशिएंट स्टॉक है इंडिया में। यदि नहीं होती है तो हम इंपोर्ट करके रख सकते हैं, अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेसिबिलिटी में भी कहीं कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि आप देखोगे कि कुछ जो एरिया है जैसे राजस्थान के स्टारवेशन से डेथ देखने को मिली, झारखंड में कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ भी डेथ देखने को मिली, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी उनके पास फूड एक्सेसिबिलिटी थी लेकिन एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास दो पिलर में प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी में भी प्रॉब्लम है, यानी कभी कभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में फूड की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रीच करने में बहुत ज़्यादा बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाते हैं। और एफोर्डेबिलिटी दोनों में प्रॉब्लम होने की वजह से इंडिया में फूड सिक्योरिटी नहीं है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी यदि होती तो माल न्यूट्रिशन का मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे शिकार नहीं होता। तो फूड सिक्योरिटी इंडिया में आप बोल सकते हो अवेलेबिलिटी है बट फूड सिक्योरिटी नहीं है। देखो फूड सिक्योरिटी हमारे क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पूरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी आप देखोगे जैसे लेबर हो गया, फिशरमैन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, यदि फूड नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग का प्रॉब्लम होता है एफोर्डेबिलिटी होने के चलते। फूड इनसिक्योरिटी तब होती है जब हमारी नेशनल लेवल पे डिजास्टर होती है, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया या फेलियर ऑफ क्रॉप हो गया, तो फूड यहाँ पे इनसिक्योरिटी हो जाती है और मास मोर्टालिटी होने लगती है। और फूड यदि अवेलेबिलिटी की कमी होगी तो हमारी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने लगेंगे और पुअर पीपल है हमारे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। देखो वैसे तो हिस्ट्री में 1943 में जब फैमाइन आई थी बंगाल में, उस समय 30 लाख के आसपास पॉपुलेशन की डेथ हुई थी। उसके बाद हमारी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है बंगाल की फैमाइन जैसा, लेकिन अभी भी स्टारवेशन मेजर पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलती है कहीं कहीं पे। जैसे अभी बरन जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे स्टारवेशन से डेथ देखने को मिली थी। पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ भी डेथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड के अदर जो पार्ट है वहाँ भी स्टारवेशन से डेथ देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे फूड की रिचेबिलिटी तो है लेकिन एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कुछ पॉपुलेशन, और कुछ करप्शन के चलते भी आप बोल सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो फ्री किए हुए हैं उस वो भी जो मेजर जो जिसको मिलनी चाहिए सुविधा उसको नहीं मिल रही। इसके वजह से यहाँ पे स्टारवेशन देखने को मिल रही है कुछ पॉपुलेशन को। तो दोस्तों यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हुए हैं। देखो हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई थी 1981 तक, 1951 से 1981 तक, लेकिन यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी में हमारी प्रॉब्लम हो गई थी 1970s के आसपास, 1970 से पहले। तो फूड की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में लाया गया। तो हमारी फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी हो गई कंट्री लेवल पे, और लोकल लेवल पे फूड की अवेलेबिलिटी लाने के लिए यहाँ पे बफर स्टॉक मेंटेन किया गया, मेंटेनिंग बफर स्टॉक, और लोकल लेवल पे रिचेबिलिटी लाने के लिए और एफोर्डेबिलिटी लाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यहाँ पे लाया गया। पीडीएस सिस्टम, जो राशन शॉप आप देखोगे तो इंडिया में राशन शॉप लाखों राशन शॉप बहुत मेजर पार्ट ऑफ कंट्री में विलेज लेवल पर आप देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही कम रेट पे पीपल को यहाँ पे राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ना ही फूड ग्रेन्स बल्कि शुगर भी, नमक भी, और यहाँ पे बहुत सारे जो केरोसिन ऑयल हो गया वो भी चीज़ें यहाँ पे पीडीएस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट की जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे एफोर्डेबल बना रहे हैं। जो पुअर पॉपुलेशन है उसको एफोर्डेबल बना के यहाँ पे फूड सिक्योरिटी में हेल्प किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास पीडीएस सिस्टम है जो यहाँ पे रीचेबिलिटी को सुलभ बनाता है, एफोर्डेबिलिटी को सुलभ बनाता है। इसके अलावा बफर स्टॉक्स में हमारी अवेलेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे हिली एरिया में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से फूड की प्राइस हाई हो जाती है। तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। जो मान लो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे सब्सिडाइज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फूड की जो कॉस्ट है वो हमारी डिक्रीज होंगे हिली एरिया में। तो हमारे स्कीम चलाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे बनाने के लिए। दोस्तों देखो कंसिक्वेंस क्या होते हैं, फूड यदि इनसिक्योरिटी हो गई तो हमारे माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे और यहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम होगी। हंगर की प्रॉब्लम आप देखोगे तो देखो ये हमारे रूरल इंडिया है, ये अर्बन एरिया है। तो रूरल इंडिया में आप देखोगे तो 1983 में
देखो हंगर दो तरह के होते हैं, एक होती है सीजनल हंगर, एक होती है क्रोनिक हंगर। सीजनल हंगर का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है कुछ ड्यूरेशन के लिए, यानी 1-2 महीने के लिए उनके पास खाने सफिशिएंट खाने की चीज़ें नहीं होती है, तो हमारी सीजनल हंगर होते हैं। और कुछ पॉपुलेशन होते हैं जो कि पूरे साल उसके पास सफिशिएंट खाने नहीं होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्रोनिक हंगर दूसरी कैटेगरी हो जाती है। तो सीजनल हंगर की बात करें रूरल इंडिया में, तो 1983 में 16.2% हमारी पॉपुलेशन सीजनल हंगर का शिकार होती थी, जबकि क्रोनिक जो हंगर थी 2.3% होती थी। 1993-1994 में आप देखोगे सीजनल हंगर हमारे रिड्यूस होकर 4.2% आ गए, क्रोनिक हंगर हमारे 0.9% में आ गया। फिर 1999 में और 2000 में आप देखोगे 2.6% हमारी रूरल इंडिया में सीजनल हंगर थी और 0.7% हमारी क्रोनिक हंगर हो गई। और अर्बन एरिया में आप देखोगे तो अर्बन एरिया में हमारी सीजनल और क्रोनिक हंगर दोनों ही कम है। 1983 में 5.6%, क्रोनिक हंगर हमारे 0.8%, 1993 में आपको 1.1% सीजनल हंगर और 0.5% क्रोनिक हंगर थे। और 2000 में आप देखोगे तो सीजनल हंगर 0.6% और यहाँ पे क्रोनिक हंगर 0.03% हमारी अर्बन इंडिया में थी। देखो इस डेटा से आप एक तो पता चल रहा है हमारे पास कि हंगर की प्रॉब्लम है कि नहीं, फूड सिक्योरिटी है कि नहीं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पता चल रही है कि यहाँ पे यदि अर्बनाइजेशन आप कर दोगे, पूरे इंडिया को अर्बनाइज कर दोगे या मेजर पोर्शन अर्बनाइज हो जाएगा, तो हमारी हंगर की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमारी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अर्बन एरिया में यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, ना के बराबर देखने को मिल रहा है। तो अर्बनाइजेशन एक तरह से टूल है जो पॉवर्टी को भी दूर करेगा और यहाँ पे जो हमारे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाएगा पीपल का, जिससे कि फूड को अवेल करने के लिए अफोर्ड करने के लिए हमारे इनेबल हो जाएंगे और रीचेबिलिटी भी होगी, अर्बनाइजेशन होगी। तो फूड सिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए हमारी एक तरह से अर्बनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों फूड सिक्योरिटी हमारे इंडिया में क्यों है, एक तो देखो किसानों से जो हमारी पैदा होती है और मार्केट में जो ट्रेडर हैं किसानों से जो खरीदते हैं वो बहुत ही कम रेट में खरीदते हैं। तो किसान तो यहाँ पे सस्ते दामों पे बेच देते हैं, यानी होलसेल जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, लेकिन रिटेल प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी फूड ग्रेन्स की। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ट्रेडर लोग क्या करते हैं, ट्रेडर के पास एक तरह से आप बोल सकते हो कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, जो कि होलसेल प्राइस ज़्यादा कम होने के बावजूद भी रिटेल प्राइस यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे गलत प्रैक्टिस अपनाते हैं, रॉन्ग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने से चलते हैं फूड ग्रेन्स की जो प्राइस है वो यहाँ पे हाई होती है। और दूसरा जो रीज़न है पॉवर्टी और करप्शन की वजह से जिसको राशन कार्ड मिलनी चाहिए, जिस पॉपुलेशन को मिलनी चाहिए उसको अवेलेबल नहीं मिलती है, जैसे लाल राशन कार्ड हो गया। तो लाल राशन कार्ड आपको जो वहाँ पे जैसे सदस्य हैं प्रधान है वो अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो करप्शन के चलते जो पीडीएस सिस्टम है वो इफेक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, पॉवर्टी चलते हमारी एफोर्डेबल नहीं हो पा रही है, और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी प्रॉब्लम है ही, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एजुकेशन की लो लेवल, जेंडर इनक्वलिटी, इनकी वजह से भी फूड इनसिक्योरिटी होती है। क्योंकि आप देखो हाउस होल्ड लेवल पे आप देखोगे तो जैसे ह्यूमन है, जो लेडीज़ हैं उनको वहाँ पे फूड स्टार्वेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले जेंट्स लोग को खाना मिलता है, इसके बाद लेडीज या वहाँ पे बच्चे लोग को खाना मिलता है। तो इससे जेंडर इनक्वलिटी से भी हमारी फूड इनसिक्योरिटी होती है या मालन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इनसिक्योरिटी इंडिया में उसका एक रीज़न है, पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वलिटी और रॉन्ग प्रैक्टिस जो ट्रेडर द्वारा अपनाए जाते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें की वजह से फूड इनसिक्योरिटी इंडिया में अभी भी पाई जाती है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी। इस टॉपिक को आज की इसी वीडियो में हम लोग कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।